हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग जो है कंपनी एक्ट को कवर कर रहे हैं, तो आज हमारा लास्ट टॉपिक बचा है जिसका नाम है वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। तो उसे भी कवर कर लेंगे। इसके बाद हम लोग टीपीए को समझेंगे। तो वाइंडिंग अप क्या होती है, जैसे कि इसके अगर हम 2013 एक्ट की बात करें, कंपनी एक्ट 2013 की, तो यहाँ पर सेक्शन 270 से लेकर सेक्शन 365 तक वाइंडिंग अप के प्रोसेस के बारे में बताया गया है। अब वाइंडिंग अप होता क्या है? वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी इज अ प्रोसेस ऑफ पुटिंग एन इन टू द लाइफ ऑफ अ कंपनी। मीन्स कि वाइंडिंग अप जो है किसी भी कंपनी के लाइफ को इंड मीन्स कि उसकी जो एग्जिस्टेंस है उसको समाप्त करने का एक प्रोसेस होता है। ओके। और एक डायग्राम मैंने बनाई हूँ, आई थिंक आपको इससे बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ देखिए, एक कंपनी है। ओके, यहाँ एक कंपनी है। तो कंपनी की सारी बैलेंस शीट को, जैसे कि आप किसी भी कंपनी की को वाइंड अप कर रहे हैं, तो क्या करना पड़ता है कि कंपनी की सारी बैलेंस शीट को क्या करना पड़ता है? क्लोज कर देना पड़ता है। एंड जो कंपनी के जब हमने बैलेंस शीट को क्लोज किया, तो जितने भी एसेट्स उसमें से बचे या फिर एसेट्स जो थे उसको हमने क्या किया? सेल किया। ओके, सेल किया। फिर सेल करने के बाद जो भी अमाउंट रिलीज होता है, जो भी अमाउंट हमें मिलता है, तो उससे हम क्या करेंगे? कंपनी की जो भी लायबिलिटी होती है उसको हम पेमेंट कर देंगे। कंपनी की जो भी लायबिलिटी होती है उसको हम पेमेंट कर दिया। और इसके बाद आफ्टर पेमेंट, ओके, आफ्टर पेमेंट मीन्स पेमेंट करने के बाद में जो भी सरप्लस मनी बचती है उसको हम लोग क्या करते हैं कि शेयर होल्डर्स में प्रोपोर्शनली रूप से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ओके, अनुपातिक रूप से, अनुपातिक तौर पर सारे जितने भी मेंबर्स हैं या फिर जितने भी हमारे क्रेडिटर्स हैं उसे हमें क्या करना है? प्रोपोर्शनली रूप से हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ता है। ओके। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे कंपनी का वाइंडिंग अप जो है कैसे होगा, क्या किया जाएगा। तो जो आरओसी के रजिस्टर में कंपनी का नाम जो है क्या करना पड़ता है? हटवाना पड़ता है। आरओसी के जो रजिस्टर, आपको पता है कि जब कंपनी बनती है तो आरओसी के रजिस्टर में कंपनी का नाम जो है दर्ज हो जाता है। ओके, तो हम क्या करते हैं कि जैसे कि कंपनी का जब वाइंडिंग अप होने लगता है या फिर कंपनी की वाइंडिंग अप कराया जाता है, तो रजिस्टर से कंपनी का नाम जैसे ही हटा तो कंपनी की जो एग्जिस्टेंस भी समाप्त हो जाएगी। ओके, कंपनी का जैसे ही आरओसी के रजिस्टर में से नाम हटता है तो उसका एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाएगा। बट यहाँ पर एक बट दिया हुआ है, लेकिन वाइंडिंग अप प्रोसेस चल रहा है तो कंपनी एग्जिस्टेंस में रहती है। वाइंडिंग अप जब प्रोसेस चलता है मीन्स कि वाइंडिंग अप जब प्रोसेस चलता है तो कंपनी जो है, कंपनी का एग्जिस्टेंस जो है बरकरार रहता है। एक केस था पियर्स लैमली एंड कंपनी वर्सेस बीओ वेबसायर AIR 1969। सुप्रीम कोर्ट 843 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वाइंडिंग अप जो है डिसोल्यूशन के पहले का प्रोसेस होता है। क्या होता है? डिसोल्यूशन के पहले का प्रोसेस होता है। ओके, यहाँ आप नोट करते जाएंगे एंड ध्यान से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ओके, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या बोला है? इस केस के अंतर्गत कहा गया है कि वाइंडिंग अप जो है डिसोल्यूशन के पहले का प्रोसेस होता है। अगर वाइंडिंग अप हो रही है, ओके, अभी हमारा कंपनी डिजॉल्व नहीं हुआ है, वाइंडिंग अप का प्रोसेस चल रहा है। जब प्रोसेस चल रहा है तब कोई भी व्यक्ति जो है उस कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ओके, या फिर कोई भी केस फाइल कर सकता है, या फिर कोई भी सूट फाइल कर सकता है, या फिर कुछ भी चीज़ जो है एग्रीमेंट किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, हर एक चीज़ किया जा सकता है अगर वाइंडिंग अप हो रही है तो। बट अगर वाइंडिंग
डिजॉल्व हो जाता है, कंपनी मीन्स कि उसकी एग्जिस्टेंस ही समाप्त हो जाती है, तो फिर हम उसका आरओसी के रजिस्टर से नाम ही ख़त्म हो जाता है, तो समझ जाइए कि हमारी जो कंपनी है वो डिजॉल्व हो गई। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको? इसे आप नोट करते जाएंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहाँ पर चलते हैं कि फीचर्स ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप कंपनी के एग्जिस्टेंस को समाप्त कर देने का एक प्रोसेस है। क्या है प्रोसेस है, मैंने पहले ही बताई थी। एंड सेकेंड जो पॉइंट आता है, डिजोल्यूशन का पहले का प्रोसेस है वाइंडिंग अप, वो भी मैंने ही बता दी। थर्ड है, इस प्रोसेस में कंपनी की ऑल एसेट्स को स्टोर किया जाता है। ओके, एंड फोर्थ हो जाता है, ये सब फीचर्स है। ओके, एसेट्स के हकदार जो भी हैं, जैसे कि हमारे जो भी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं, या फिर डेबिटर हो जाते हैं, या फिर मेंबर्स हो जाते हैं, या फिर क्रेडिटर्स हो जाते हैं, उन लोग को क्या किया जाता है, दे दिया जाता है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। आई थिंक मैंने इसको 2 बार लिख दिया है, तो इसे आप नोट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर चलते हैं, एक और चीज़ दी हुई है नोट। वाइंडिंग अप प्रोसेस करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर्स की नीड होती है, जिसे हम लिक्विडेटर कहते हैं। आज हम लोग जो भी वाइंडिंग अप का जो भी लिक्विडेटर है, मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप, टाइप्स ऑफ, जो हर एक चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैम ने सारी चीज़ों को एक ही वीडियो में कवर कर दिया है। तो वाइंडिंग अप के लिए, प्रोसेस के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम लोग लिक्विडेटर कहते हैं। ओके, एंड पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ लिक्विडेटर, जैसे कि लिक्विडेटर की ज़रूरत पड़ गई। अब लिक्विडेटर की क्या काम होगा वाइंडिंग अप में? टू सेल द होल ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी एज अ गोइंग कंसर्न। अभी हम लोग हिंदी में इसको डिस्कशन करेंगे। एंड सेकेंड पॉइंट है, टू ऑब्टेन एनी प्रोफेशनल एग्जिस्टेंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी। एंड थर्ड पॉइंट है, टू अपॉइंट एज अगेन to do any business with the company liquidator is unable to do himself। मीन्स होता है कि जैसे कि जो भी लिक्विडेटर जो अपॉइंट किया जाएगा, उसकी पावर एंड ड्यूटी ये होगी कि कंपनी को जो है अपने वो कंट्रोल में कर लेगा, कंपनी को अपने कंट्रोल में कर लेगा। इसके बाद उसकी जितनी भी एसेट्स होगी, कंपनी की जितनी भी एसेट्स होगी, उसको क्या करेगा, उसको एक जगह इकट्ठा करेगा। इसके बाद जो भी डेप्ट है, जो भी ऋण है, जो भी लोन है, सबको वो क्या करेगा, सबको वो पेमेंट करेगा। पेमेंट करने के बाद जो भी शेष बची हुई जितनी भी राशि है, शेष बचा हुआ जितनी भी लायबिलिटी है, जितनी भी एसेट्स है, उसको क्या करेगा, मेंबर्स में वो क्या करेगा, बांट देगा। ओके, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ओके, अनुपातिक रूप से डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किसका होता है, लिक्विडेटर का होता है। एंड मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप, जैसे कि वाइंडिंग अप के 2 मोड्स होते हैं, बाय ट्रिब्यूनल अधिकरण के द्वारा, एंड वॉलंटरी वाइंडिंग अप। सेक्शन 217 कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 270 में मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप के बारे में बताया गया है। 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि बाय ट्रिब्यूनल एंड वॉलंटरी वाइंडिंग अप। बाय ट्रिब्यूनल को हम लोग समझेंगे अभी, बट जैसे कि वॉलंटरी वाइंडिंग अप जो है, कंपनी एक्ट के अंतर्गत नहीं किया जाता। अब किसके द्वारा किया जाता है, जो लिक्विडेशन अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड 2016 के अंतर्गत इसके अंतर्गत वाइंडिंग अप किया जाता है। बट जो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर है, बाय ट्रिब्यूनल के अंतर्गत वाइंडिंग अप किया जाता है। अब हम लोग समझेंगे ग्राउंड्स ऑफ ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप। ओके, ये सेक्शन 271 में डिफाइन किया गया है, जिसे हम लोग शॉर्ट में NCLT भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए आप, थोड़ा मैं सही से कर दे रही हूँ इसको। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है ग्राउंड्स ऑफ ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप, स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी। ये सेक्शन 271 क्लॉज बी में दिया हुआ है। इसमें कहा गया है कि जैसे कि ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप कर आपको करना है, तो ये क्या करना होगा कि कोई विशेष जो स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी के द्वारा पास किया जाता है, इसके बाद ही वाइंडिंग अप हो सकता है। ओके, एंड इनएबिलिटी टू पे डेप्ट, ये सेक्शन 271 के क्लॉज 2 में डिफाइन किया गया है। इसमें कहा गया है कि आप जो है
जैसे कि आप कोई भी कंपनी है उसके क्या है कि आपने पेमेंट जो है नहीं किया है या फिर पेमेंट करने में आप असक्षम हैं, तो उस कंडीशन में भी ये ग्राउंड्स भी हो सकता है वाइंडिंग अप करने का। जस्ट एंड इक्विटेबल सेक्शन 271 क्लॉज जी में डिफाइन किया गया है। इसमें कहा गया है कि जैसे कि जस्ट एंड इक्विटेबल मीन्स समझ रहे हो आप, हिंदी में अगर बात किया जाए तो साम्य एंड न्याय संगत एंड सामयिक के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि आप जो है जैसे कि आप जो कंपनी है अधिकारी हैं उसके प्रति आप कंपनी के प्रति आप जो है जस्ट एंड इक्विटेबल नहीं है, तो इस अंतर्गत भी आपको इस ग्राउंड्स के अंतर्गत भी वाइंडिंग अप किया जाता है। एंड नॉन फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स विद द रजिस्ट्रार्स मीन्स की होती, इसका मीनिंग यही होता है कि जैसे कि सेक्शन 271 क्लॉज 8 में डिफाइन किया गया है कि आपने क्या है कंपनी की जो भी फाइनेंशियल जो भी स्टेटमेंट्स हैं एंड एनुअल रिटर्न्स हो जाते हैं, जीएसटी हो गया, जो भी एनुअल रिटर्न्स हो गया, वो सब आपने फिल नहीं किया है। तो क्या है कि इस ग्राउंड्स पे भी आपकी जो कंपनी है उसको वाइंडिंग अप किया जा सकता है ट्रिब्यूनल के माध्यम से, एनसीएलटी के माध्यम से। If company act against sovereignty and integrity of India, ये सेक्शन 271 क्लॉज सी में बताया गया है। जैसे कि आप जो है भारत की एकता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, जैसे कि लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, नैतिकता, ये सब के प्रति आप जो है क्या करते हो कि आप कोई भी कंपनी जो है क्या करती है कि भारत की जो भी एकता अखंडता है उसको ख़राब करने की कोशिश करती है, तो उस कंडीशन में भी ट्रिब्यूनल के अंतर्गत वाइंडिंग अप किया जा सकता है। एंड सिक कंपनी, सिक्स जो ऑप्शन हो जाता है सिक कंपनी, ये क्या है कि जैसे कि कोई भी कंपनी है वो सिक अवस्था में हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या करता है कि जो आरओसी है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट है अप्लाइड टू ट्रिब्यूनल के पास अप्लाइड करता है एंड इस कंपनी के वाइंडिंग अप के लिए प्रोसेस करने के लिए कहता है। या फिर एनसीएलटी भी देखती है कि कोई कंपनी जो है सिक हो गई है तो डायरेक्ट भी वो इस ग्राउंड्स पे भी, इस बेसिस पे भी वाइंडिंग अप होती है। ओके, एंड जो हमारा जो सेकंड मोड्स था वाइंडिंग अप का, तो उसके भी ग्राउंड्स हम लोग जान लेते हैं। ग्राउंड्स ऑफ ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप के बारे में हम लोग समझ लिया। तो ग्राउंड्स ऑफ वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, ग्राउंड्स ऑफ वॉलेंट्री वाइंडिंग अप ये सेक्शन 304 में डिफाइन किया गया है कंपनी एक्ट 2013 के, बाय सिंपल रिजोल्यूशन एंड सेकंड है बाय स्पेशल रिजोल्यूशन। यहाँ पर वॉलेंट्री वाइंडिंग अप के अंतर्गत बोला गया है कि जैसे कि साधारण जो है साधारण रिजोल्यूशन के अंतर्गत भी हो सकता है या फिर स्पेशल रिजोल्यूशन के अंतर्गत, विशेष रिजोल्यूशन के अंतर्गत भी आप वाइंडिंग अप कर सकते हैं। ओके, एंड टाइप्स ऑफ, इसको मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगी क्योंकि ये आप समझ रहे हो कि जो आईबीसी 2016 के अंतर्गत कवर होता है, तो हम लोग को सिर्फ ट्रिब्यूनल बाइंडिंग अप के बारे में ही पढ़ना है। वैसे तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट जहाँ तक हम एलएलबी की बात करें या फिर एलएलबी की बात किया जाए तो उसमें ट्रिब्यूनल बाइंडिंग अप के बारे में पढ़ना है। टाइप्स ऑफ वॉलेंट्री बाइंडिंग अप के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। A member voluntary winding up, a members voluntary winding up फर्स्ट है, एंड सेकंड है a creditors voluntary winding up। ओके, एंड अब हम जानते हैं कि पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप सेक्शन 272 में डिफाइन किया गया है। मीन्स कि the persons who can file a petition to the tribunal for the winding up of a company, मीन्स कि वाइंडिंग अप कोई भी कंपनी के लिए, जैसे कि वाइंडिंग अप करने के लिए ट्रिब्यूनल को कौन कौन पिटीशन फाइल कर सकता है, कौन कौन व्यक्ति है जो पिटीशन फाइल कर सकता है। यहाँ पर बात करते हैं कंपनीज पिटीशन, मीन्स कि एक कंपनी जो है पिटीशन फाइल कर सकता है। सेक्शन 272 के क्लॉज 1 सब सेक्शन 1 में बताए गए हैं। एंड सेकंड है क्रेडिटर्स पिटीशन, सेक्शन 272 क्लॉज 1 सब सेक्शन बी में डिफाइन किया गया है। मीन्स कि क्रेडिटर्स भी कह सकता है एंड कंपनीज भी कह सकती है। एंड थर्ड पॉइंट आ जाता है कंट्रीब्यूटरीज पेटिशन, सेक्शन 272 क्लॉज 1 सबसेक्शन 1 सी में डिफाइन किया गया है।
एंड यहाँ पर अगर फोर्थ पॉइंट बात की जाए, ज्वाइंट पेटिशन मीन्स ज्वाइंट पेटिशन के द्वारा भी कोई भी कंपनी को वाइंडिंग अप के लिए पेटिशन फाइल किया जा सकता है। ओके, सेक्शन 272 सब सेक्शन 1D में डिफाइन किया गया है। रजिस्ट्रार पेटिशन मीन्स रजिस्ट्रार भी एक पेटिशन फाइल कर सकता है कि कंपनी को वाइंडिंग अप करना चाहिए। सेक्शन 272 सब सेक्शन 1E में डिफाइन किया गया है। 6 ऑप्शन है, पेटिशन बाय अ पर्सन ऑथोराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेक्शन जो है 272 सब सेक्शन 1F में डिफाइन किया गया है। यहाँ पर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पेटिशन फाइल कर सकता है कि हाँ भाई ये कंपनी को आपको हटा देना चाहिए, क्योंकि पेटिशन फाइल कर सकता है हटा देना चाहिए क्योंकि ये कंपनी जो है उस तरीके से काम नहीं कर रही है जिस तरीके से काम करना चाहिए। एंड 7th पॉइंट आ जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स ऑफ और स्टेट गवर्नमेंट्स पेटिशन मीन्स कि एक स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर पेटिशन फाइल कर सकती है कि इस कंपनी को वाइंडिंग अप कर देना चाहिए। एंड यहाँ पर नोट भी कुछ दिया हुआ है, ऑर्डर शैल बी मोड विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पेटिशन मीन्स 90 डेज के अंदर आप पेटिशन मोड से पेटिशन फाइल करने का। एंड यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ लिक्विडेटर, जैसे कि हमने क्या है कि वाइंडिंग अप प्रोसेस करने के लिए एक लिक्विडेटर को रख लिया। ओके, अब लिक्विडेटर कुछ ऐसा काम करता है तो क्या हम उसका रिप्लेसमेंट या रिमूवल कर सकते हैं? ऑफकोर्स कर सकते हैं, इसके लिए भी प्रोसेस है, सेक्शन 276 में डिफाइन किया गया है। जैसे आपने क्या किया, कोई लिक्विडेटर जो है मिसकंडक्ट करता है या फिर फ्रॉड करता है या फिर क्या करता है कि इन कंप्लेंट्स इन कंप्लेंट्स करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि लायबिलिटी टू एक्ट प्रोविजनल लिक्विडेटर और एज द केस में बी कंपनी लिक्विडेटर एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑफ इंडिपेंडेंस मीन्स आप समझ सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।